Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Legal Sticks. तो बेटा आज का टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कल की क्लास में मैंने पार्लियामेंट कवर करवाया था, तो 1 आवर की क्लास है आपकी, और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कवर कर लेता हूँ। बट बिफोर आई गो एंड टॉक समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जैसे कि अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के पार्ट का मतलब क्या है? देखिए, विदाउट प्रेसिडेंट द बिल कैन नॉट बी पास्ड, सॉरी द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। अब ये बिल और लॉ का मतलब क्या है? देखिए, अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का काम होता है किसी भी बिल को एसेंट देने का। एसेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉ आपको बनाना है इंडिया में, तो हम लोगों की लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है कि पहले आपको पार्लियामेंट में बिल लेकर आना पड़ेगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउस जब उस बिल को सेपरेटली पास करते हैं, पार्लियामेंट में आप पहले बिल लेकर आएंगे। जब बिल आप उसको पास करते हैं तब बिल जाकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड आफ्टर प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स एसेंट टू द बिल। एसेंट का मतलब होता है परमिशन या सिग्नेचर, तब जाकर वो बिल एक्ट बनता है। और पॉल साइंस में एक्ट को ही आप लोग परमानेंट लॉ बोलते हैं। चलिए, तो आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आर्टिकल 53 को पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल जुरे हेड है। ही इज जस्ट अ डी जुरे हेड ऑफ इंडिया। अब ये डी जुरे हेड का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 53 बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सिंबॉलिक हेड है। अगर हम सिंबॉलिक हेड की बात करें, इसका मतलब सर, सिंबॉलिक हेड का मतलब ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मगर इसके पास कुछ पावर नहीं है। एक्चुअली में ब्रिटेन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन में जिस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करती है उसी तरीके से इंडिया में आप लोग उस पार्लियामेंट को काम करवाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटेन में किंग होता है, क्योंकि ब्रिटेन में आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है मोनार्की वो फॉलो करते हैं। बट मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्की है वो रिटर्न है, और वहां पे प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट नहीं होती। तो हम लोग जब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे तो हमारे पास दो चॉइस थी कि या तो आप लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करें, नहीं तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करें। हम लोगों ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। बट प्रॉब्लम अब ये है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो इंसान जो कि पार्लियामेंट के बिल को पास करता है या एसेंट देता है, वो इंसान वहां का किंग है। और एट प्रेजेंट ब्रिटेन के किंग है किंग चार्ल्स थर्ड। अब इंडिया में किंग बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक डिबेट होती है कि हम लोग किंग बनाए या ना बनाए, और अगर किंग बनाते हैं तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रिलीजन, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में वो किंग किस बैकग्राउंड का होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अमेरिका से हम लोगों ने सीखा कि सर आप एक काम करो, आप किंग मत बनाओ, आप किंग की जगह पे प्रेसिडेंट को बनाओ। तो इसलिए अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ही इज जस्ट लाइक द किंग ऑफ ब्रिटेन। मतलब क्या? पहली बात कि हमारे इंडिया की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है बेटा मेरा, एग्जीक्यूटिव पावर मींस लॉ इंप्लीमेंटेशन, लॉ इंप्लीमेंटिंग पावर। हमारी कंट्री में जो लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, मगर जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो लॉ इंप्लीमेंटिंग पावर सारी प्रेसिडेंट के पास होगी। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंडिया का डी जुरे हेड होगा, मतलब सिंबॉलिक हेड होगा, एक नॉमिनल हेड होगा, एक फॉर्मेलिटी के लिए हेड होगा। जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द रियल हेड ऑफ इंडिया। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द स्टेट। इसी के साथ आर्टिकल 53 ये भी बोलता है कि सर प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। मतलब क्या? जब तक प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर ना कर दे तब तक वॉर नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट का वॉर डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको वॉर मानते हैं। प्लस इंडिया की जितने डिफेंस फोर्सेस है, भले वो नेवी है, एयरफोर्स है या आर्मी है, उन सभी को कमांड देने वाला हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। सो इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 53। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। आर्टिकल नंबर 54 बात करता है कि हाउ अ प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड। बट अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताऊं, पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है?
कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारी कंट्री के सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि इस इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी इंडिया में है और एक इलेक्टेड बॉडी है, प्लस ही इज द सुप्रीम पोस्ट, मैं ये भी बोलूंगा कि हाईएस्ट पोस्ट है हमारी कंट्री की, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। और अगर किसी भी कंट्री की हाईएस्ट पोस्ट इलेक्टेड होती है, वो कंट्री रिपब्लिक कहलाती है। आज इंडिया एक रिपब्लिक, या आप इंडिया को एक रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं। इंडिया को रिपब्लिकन कंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया की जो सुप्रीम पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक इलेक्टेड बॉडी है। अब बात करते हैं कि सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते कैसे हैं। बट सबसे पहले बात, इसको इलेक्शन को कंडक्ट करता कौन है? तो इलेक्शन को कंडक्ट करने वाली बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाती है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है ग्रुप बनाती है और बोलती है कि जो भी मेंबर होगा इस ग्रुप का, वही इंसान प्रेसिडेंट को वोट देगा। यहां तक क्लियर है? बट उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में कितने तरह के मेंबर होते हैं। पहली बात तो हम इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं वो बाइकेमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब सर ये बाइकेमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? अगर हम बाइकेमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो हमारी कंट्री की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, जिसको आप लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो 2 हाउस में डिवाइड होती है, जिसमें से एक अपर हाउस होता है तो दूसरा हाउस लोअर हाउस होता है। अगर अपर हाउस की बात करें तो अपर हाउस हमारे इंडिया में राज्यसभा है, एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप भली लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, आप होगे एमपी ही, आपको लोग एमपी ही कहेंगे। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले आप राज्यसभा के एमपी हो या लोकसभा के एमपी हो। तो जिस तरीके से बाइकेमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग पूरे इंडिया मतलब यूनियन लेवल पर फॉलो करते हैं, यूनियन लेवल का मतलब हो गया, अगर मैं बाइकेमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूनियन लेवल पर फॉलो करता हूं, उसका मतलब मैं पूरी कंट्री के लिए वो बॉडी जो लॉ बनाती है वो 2 हाउस में डिवाइड होती है। और इसी का एक बिल्कुल प्रोटोटाइप हमने स्टेट्स में फॉलो किया है। हालांकि स्टेट्स की पार्लियामेंट को मैं स्टेट पार्लियामेंट नहीं बोलूंगा, इसलिए हम लोग स्टेट की पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। और स्टेट के लेजिस्लेचर की बात करें तो वो भी बाइकेमरल होती है नेचर में। हमारे पास इंडिया में पार्लियामेंट को देखते देखते स्टेट में भी बाइकेमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि आप लोग इसको स्टेट्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी मैं यूनियन पढ़ा रहा हूं आपको। बाइकेमरल स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि सर वो बॉडी जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है, वो बॉडी भी 2 हाउस में डिवाइड होती है, अपर हाउस और किसी भी स्टेट के अपर हाउस को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी तरीके से किसी स्टेट के लोअर हाउस की बात करें तो किसी स्टेट के लोअर हाउस को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने शायद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना होगा, काउंसिल शायद ना सुनी हो। और काउंसिल ना सुनी हो उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि सर ये अपर हाउस हर स्टेट में होगा या नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के पास अपर हाउस होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शनल रखा गया है। और ऑप्शनल रखा गया है इसलिए हमारे इंडिया के 28 स्टेट्स में से केवल 6 स्टेट्स के पास ही अपर हाउस मौजूद है। आउट ऑफ 28 स्टेट्स ओनली 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर हैविंग और आर वर्किंग विद अपर हाउस। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाती है। मतलब सर अगर आप अपर हाउस के मेंबर है तो ऐसे में लोग आपको एमएलसी कहेंगे। एमएलसी का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसी तरीके से अगर आप लोअर हाउस के मेंबर है तो स्टेट में आप एमएलए कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये राज्यसभा या ये पार्लियामेंट की तरह नहीं है जहां पर आपको पार्लियामेंट का मेंबर होने पर केवल एमपी कहा जाता है। यहां पर अगर आप अपर हाउस के मेंबर है तो आप एमएलसी कहलाएंगे, और लोअर हाउस के मेंबर है तो एमएलए कहलाएंगे। तो इंडिया में
देखा जाए तो तीन तरह के मेंबर्स होते हैं, या तो आप एमपी होंगे, नहीं तो एमएलए, नहीं तो एमएलसी। एमएलसी और एमएलए स्टेट में होते हैं, जबकि एमपी सेंटर में होते हैं। अब आर्टिकल 54 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 54 क्या बोलता है? पहली बात तो इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कही गई है, जो कि आर्टिकल 54 में है। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में तीन तरह के मेंबर होते हैं। पहली बात तो इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड एमपीज का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे इलेक्टेड शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या कोई ऐसा मेंबर होता है एमपी के रूप में जो इलेक्टेड ना हो? और इलेक्टेड ना हो इसलिए आप लोग पर्टिकुलरली इलेक्टेड शब्द का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल यार। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यार राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ होती है 245 की। एज ऑफ नाउ मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में। और 245 में से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। 245 मेंबर्स में से 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं एंड 233 आर इलेक्टेड। 233 इलेक्टेड होते हैं। तो यहां पर, जबकि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यहां पर सारे मेंबर इलेक्टेड होंगे। जो राज्यसभा है वहां पे 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सर केवल इलेक्टेड एमपीज इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होंगे। इसका मतलब राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे जो इलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल्स में, देखिए पहले होता क्या था 2020 से पहले। मैं केवल आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल कवर किया था क्लास में। 2020 से पहले होता क्या था, जो हमारी लोकसभा है उसमें टोटल स्ट्रेंथ 545 है आज के डेट में। और 545 में से पहले जो दो मेंबर्स होते थे ना, मतलब 543 प्लस 2, जो दो मेंबर की सीट होती थी वो नॉमिनेटेड सीट होती थी। यहां पर नॉमिनेट किया जाता था किसी दो लोगों को। कौन दो लोग होते थे? एंग्लो इंडियंस होते थे। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं सर? वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह गए इंडिपेंडेंस के बाद, तो उनके सक्सेसर या समझ लीजिए उनके बच्चे आगे एंग्लो इंडियंस कहलाए। तो पहले हमारी पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी और उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया करते थे। उसी तरीके से अगर मैं असेंबली की बात करूं, मतलब किसी भी स्टेट के लोअर हाउस की बात करूं, तो यहां पर भी 2020 से पहले एक एक सीट सभी स्टेट्स में एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट होती थी। केवल एक सीट। कौन नॉमिनेट करता था? तो स्टेट्स में नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, तो सेंटर में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। मगर 2020 के बाद पहली बात तो सेंसस निकल कर आया, मतलब 2019 में ही, कि इन लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है। और जब हम लोगों को पता लगा कि यार इन लोगों की पॉपुलेशन, अगर हम लोग डेटा निकाले कि भाई पॉपुलेशन एंग्लो इंडियंस की कितनी है, तो यहाँ पर बहुत ही कम आप लोगों को पॉपुलेशन दिखेगी। खास करके अगर बहुत ही करेक्ट डेटा के अनुसार चले तो कहा यह जाता है कि 1947 से लेकर अब तक अगर हम एंग्लो इंडियंस की पॉपुलेशन को देखें तो मुश्किल से 4000 लोग भी नहीं है हमारे पास। मतलब आज की डेट में मुश्किल से 4000 लोग भी नहीं है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हो। मतलब इनकी पॉपुलेशन इतनी इतनी कम है। और ऐसे में इतनी कम पॉपुलेशन वाले इंसानों को या लोगों को मैं पार्लियामेंट में सीट दूं 2, इनके लिए अलग से नॉमिनेट करूं, प्लस हमारे इंडिया की 28 स्टेट्स में से एक एक सीट इनके लिए नॉमिनेट की जाए, तो यार मतलब एक बड़ी बात है ना। तो ऐसे में हम लोगों को लगा कि सर ऑलरेडी इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, काम करते हैं 2020 में एंग्लो इंडियंस को हटा ही देते हैं। मतलब क्या? एंग्लो इंडियंस को अगर पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो नाउ दे विल हैव टू फाइट इलेक्शंस। इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तो यू कैन बिकम अ मेंबर। मगर हम आपको अलग से नॉमिनेट नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर शब्द इलेक्टेड एमएलए लिखा हुआ है, क्योंकि पहले एक एमएलए सभी एमएलओ में से एंग्लो इंडियन हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। और थर्ड है इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी पहली बात तो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, मगर ये दोनों यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है, मतलब लोअर हाउस मौजूद है, मतलब यहां पर एमएलए होते हैं। क्लियर हो गया? तो जहां जहां पर एमएलए है, भले ही वो पुडुचेरी दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी भी क्यों ना हो, वो सब प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं कि केवल 3 तरह के मेंबर्स ही इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं।
इलेक्टेड एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं। इसका मतलब एमएलसी नहीं होते। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसी के साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट। नॉमिनेटेड मेंबर्स में आपके पास राज्यसभा के 12 मेंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद वी हैव आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 बोलता है कि सर ये इलेक्शन होता कैसे है। एंड आर्टिकल 55 सेज कि सर ये इलेक्शन इट प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द नेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस MPs and MLAs have been assigned votes as per their representation। मतलब यार इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है। मतलब क्या कि हमारी कंट्री के MP और MLA मिलकर जनरली हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और MP MLA को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? एक ऐसे इलेक्शन जहां पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर किसी और को चुन ले। तो जो एक्स इंसान को चुना जा रहा है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चुन रहे हैं, तो इस तरह के इलेक्शंस तो इनडायरेक्ट हो गए। और जब सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं खुद, तो ऐसे इलेक्शंस को डायरेक्ट कहा जाता है। ऐसे में हर एक MP का जो वो वोट कास्ट करेगा, हर MP का एक वैल्यू होता है। हर एक MP और MLA का एक वैल्यू होता है। वो जनरली इक्वल होता है कि आप कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक MP MLA जो यहां पर वोट कास्ट करेगा, उसके एक एक वोट की वैल्यू होती है। और उसी वैल्यू को डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आर्टिकल नंबर 55 में लिखा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहली बात तो वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MP's वोट, वो ये पूछेगा अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ MP एंड MLA वोट इज मेंशन्ड। तो वो वैल्यू मेंशन है आर्टिकल 55 में। जनरली वैल्यू मेंशन नहीं होती है, एक फॉर्मूला मेंशन होता है कि वैल्यू को कैसे डिराइव किया जाएगा। क्योंकि हमारी जनता 142 करोड़ का देश है, मतलब तकरीबन देखा जाए 140 करोड़। ऐसे में 140 करोड़ लोग डायरेक्टली तो वोट कास्ट करते नहीं, क्योंकि पहली बात तो प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक हेड है, इसके पास कोई रियल पावर नहीं होती। ऐसे में अगर मैं डायरेक्ट इलेक्शंस करवाऊंगा प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, तो बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग पैसे को नहीं खर्चते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इंडिया में कोई पावर नहीं है। एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो एक ऐसी बॉडी को इलेक्ट करने के लिए पैसा खर्चा जाए जो कि एक सिंबॉलिक हेड हो, वो भी इतना ज्यादा पैसा। क्योंकि मैं कल की क्लास में आपको बता रहा था कि 2019 के जो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें हम लोगों ने $9 बिलियन खर्च किया था। इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में $9 बिलियन खर्च किया गया था, जो कि दुनिया में अभी तक का खर्चा गया सबसे ज्यादा पैसा है किसी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, जिसके साथ इंडिया के इलेक्शन मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन हो गए वर्ल्ड में। तो इतना एक्सपेंशन, मतलब इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट का करवाऊंगा तो ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि वो सिंबॉलिक हेड है, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 53 में पढ़ा। क्योंकि रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। मतलब सर एक्चुअली में प्रेसिडेंट को जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा करने के लिए, वो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। इसलिए इसको सिंबॉलिक हेड कहा जाता है। प्रेसिडेंट की अपनी राय होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सर अगर उसको वो काम नहीं करना हुआ या उसको वो पसंद नहीं आया तो वो क्या कर सकता है। उसके लिए भी बहुत से ऑप्शन है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 55 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इलेक्शन कैसे होता है। सर इट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यार प्रेसिडेंट के इलेक्शन को समझने के लिए प्रोसेस समझ लो कि ये लोग किस तरीके से वोट देते हैं। एक्चुअली में यहां पर प्रेफरेंस सिस्टम पर वोट दिया जाता है। मतलब व्हाट इज प्रेफरेंस सिस्टम? अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन में कभी वोट कास्ट किया होगा, तो आप EVM मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं। वहां पे जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने बटन होता है, एंड यू प्रेस द बटन जिसको आपको वोट देना होता है। राइट, सिस्टम होता है बड़ा सिंपल सा। मगर अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट में ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता। मतलब प्रेसिडेंट में जितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, आपको सभी को वोट देना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा
कि सर अगर एक इंसान सभी को वोट देगा तो ऐसे में जीतेगा कौन हारेगा कौन, इसका फैसला कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जितने भी वोटर्स होते हैं ना, उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। सपोज करो ये बैलेट पेपर है, ठीक है। अगर आप वोटर हो तो आपको ये बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर में कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे होंगे। सपोज करता हूं मैं ABCD, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हो और हर कंटेस्टेंट के नाम के आगे बॉक्स बना हो। तो आपको क्या करना है, हर एक वोटर को इस प्रेफरेंस बैलेट पेपर पर 4 लोगों को प्रेफरेंस देनी है। सपोज करो कि मैं एक MLA हूं, तो मैं वोट करने गया और मैंने बोला कि सर मैं नंबर C को देखना चाहता हूं एज द प्रेसिडेंट। मगर अगर बाय चांस नंबर C नहीं जीता तो नंबर A बने, उसके बाद नंबर D बने, और अगर कोई भी नहीं बना तो सर एट लास्ट नंबर B ठीक चलेगा। तो मैंने चारों को वोट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, और इसी को कहते हैं आप लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी सिस्टम को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या प्रेफरेंस सिस्टम। तो यहां पर अपन लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सर किस तरीके से डिसाइड होता होगा कि कौन जीतेगा, है ना, कैसे डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। यार इनडायरेक्ट इलेक्शन का ना एक सिंपल सा थंब रूल होता है। क्या थंब रूल होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में विनर वही डिक्लेयर होता है जिसके पास एटलीस्ट 51% वोट हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन में विनर वही डिक्लेयर किया जाएगा जिसके पास एटलीस्ट 51% वोट शेयर हो। चलिए, तो सपोज करो मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1000 बैलेट पेपर्स पड़े थे, 1000 बैलेट पेपर भरे गए थे, और 1000 लोगों ने, MP MLA ने प्रेसिडेंट 4 लोगों को प्रेफरेंस वोट दिए। आपने बैलेट स्लिप को फोल्ड किया और एक बॉक्स में डाल दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी बैलेट स्लिप को खोलेगा एक एक करके, और अब काउंटिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। काउंटिंग डे है, चेक करने वाले हैं आप लोग कि किस तरीके से कौन इंसान जीता। जब स्लिप निकल कर आई, आपको दिखा कि नंबर C को मिले हैं 40% वोट, नंबर D को मिले हैं 20% वोट, ठीक है, नंबर D को मिले हैं 30% वोट, और नंबर A को मिले हैं केवल 10% वोट। तो अगर टोटल करोगे तो टोटल निकल के आ गया 100%। तो आपने 1000 बैलेट स्लिप को खोला, और पहला राउंड है काउंटिंग का, इसको कहते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। और दोस्तों फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ही काउंट किए जाएंगे। मतलब आपने 1000 बैलेट पेपर को खोल के देखा, और सभी बैलेट पेपर में केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को काउंट किया। मतलब जिन लोगों के नाम के आगे फर्स्ट लिखा था, केवल आपने उन्हीं बैलेट पेपर को काउंट किया। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आएगी, आप फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को देखेंगे कि क्या फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सफिशिएंट था, मतलब क्या फर्स्ट प्रेफरेंस वोट बहुत है आपको देने के लिए विनर। ऑब्वियसली विनर तो समझ में आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन जहां पर भी होता है वहां पर एक थंब रूल होता है कि कम से कम 51% वोट तो आपके पास होने चाहिए। अब यहां पर देखा जाए तो किसी के पास 51% वोट नहीं है। और बच्चों अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन ना हुआ, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता, अगर ये डायरेक्ट इलेक्शन होता तो नंबर C इसमें जीत जाता। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में हमारे पास क्या सिस्टम है इंडिया में, हमारे पास है जिसके पास जितने ज्यादा वोट वो इंसान विनर होता है, जिसको आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, FPPS। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या बोलता है, जिसके पास जितने ज्यादा वोट वो इंसान विनर। और अगर देखा जाए तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार नंबर C को विनर होना चाहिए था।
बट नंबर सी इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूल से विनर नहीं है। बेटा समझ में आ रहा है अरुणिमा यहां तक? यस सर। अब आगे क्या करें? तो आगे अब सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले राउंड में जिसके पास सबसे कम वोट जिसके पास आए हैं, जैसे नंबर ए के पास सबसे कम वोट है, हम इस इंसान को एलिमिनेट कर दें। दिस पर्सन विल बी एलिमिनेटेड। और इसको एलिमिनेट करने के बाद जो इसके 10% बैलेट पेपर है उनको दोबारा रीओपन किया जाएगा। ऑब्वियसली इसको 10% वोट क्यों मिले थे? क्योंकि इसके 10% बैलेट पेपर पर नंबर ए को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिला होगा। तो अब शुरू होगा काउंटिंग का सेकेंड राउंड। काउंटिंग के सेकेंड राउंड में आपने नंबर ए के 10% बैलेट पेपर को खोला और अब सेकेंड प्रेफरेंस वोट को काउंट किया। ऑब्वियसली नंबर ए के 10% बैलेट पेपर पे सेकेंड प्रेफरेंस वोट या तो नंबर बी को मिला होगा, सी को मिला होगा, नहीं तो डी को मिला होगा। क्योंकि इसके 10% बैलेट पेपर पर नंबर 1 का वोट तो इसी को मिला है ना, तो हमने सेकेंड प्रेफरेंस वोट काउंट करना है। और सेकेंड प्रेफरेंस वोट को जैसे आप काउंट करेंगे तो इसके ये 10% वोट इन तीनों में डिवाइड हो जाएंगे बेस्ड ऑन कि किसको सेकेंड प्रेफरेंस वोट मिला है। तो जो हमने काउंटिंग शुरू करी तो रिजल्ट निकल कर आया, नंबर बी को मिला 32% वोट, नंबर सी को 42% वोट और नंबर डी को 24% वोट। देखा जाए तो अभी भी आप लोगों के पास विनर मतलब क्लियर नहीं है। विनर अभी भी क्लियर नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी भी 51% किसी के पास नहीं है। ऐसे में ये राउंड फिर एंटर करेगा थर्ड राउंड की तरफ। और थर्ड राउंड में आप क्या करते हो, सबसे कम जिसके पास वोट होते हैं, सबसे कम जैसे इसमें नंबर डी के पास, अब इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसको आप एलिमिनेट करोगे और इसको एलिमिनेट करने के बाद इसके 24% बैलेट पेपर को दोबारा खोला जाएगा और उसमें थर्ड प्रेफरेंस वोट को काउंट करेंगे। आप उन बैलेट पेपर्स में थर्ड प्रेफरेंस वोट को काउंट करेंगे। ऑब्वियसली इसके 24% वोट नंबर बी और सी में डिवाइड हो जाएंगे और जब डिवाइड होंगे, जब रिजल्ट निकल कर आएगा, तब आपका रिजल्ट निकला कि सर इसको 40% वोट मिले नंबर बी को और नंबर सी को 60% वोट। इसके साथ अब जाकर नंबर सी विनर डिक्लेयर होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये काउंटिंग सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एश्योर क्या करना पड़ेगा कि विनर के पास कम से कम 51% वोट हो। और इस तरीके से जो हम लोगों ने ओरिजिनली जिसको वोट दिए गए थे उसके वोट को बाकी कंटेस्टेंट में डिवाइड कर दिया ना। जैसे पहले राउंड में नंबर ए को बाहर निकाल दिया था क्योंकि इसके पास 10% वोट थे और इसके 10% वोट को बी, सी और डी में डिवाइड कर दिया था। इस सिस्टम को एसटीवी कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी, मतलब एक एक करके आपके वोट बाकियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां पर अब समझ में आ रहा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर, इन दोनों मेथड को यूज करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सोचिए अभी तो ये सिस्टम केवल एमपी एमएलओ के साथ है, केवल एमपी एमएलए के जो वोट हुए उनको इस तरीके से काउंट किया जाता है, जो कि इंडिया में गिने चुने होते हैं। बट अगर मान के चलो 140 करोड़ की जनसंख्या एक साथ वोट करने आ जाए और अगर सभी को काउंट किया जाए इस आधार पर, तो कितने दिन लग जाएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आने में। और यही काम अमेरिका में होता है। अमेरिका में यही सिस्टम फॉलो होता है वहां के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। बट अमेरिका में समझ में आता है क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट एक पावरफुल बॉडी है। इंडिया में ऐसा कुछ समझ में नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। सर डाउट कैसे हो सकते हैं? या डाउट हो सकते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 58 प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पहली कि उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 35 होनी चाहिए,
and he should be eligible to become a MP of House of People. House of People का मतलब होता है लोकसभा, कि वो पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मैंने कहा एलिजिबल, मेंबर होना नहीं चाहिए। इसका मतलब उसके पास जो लोकसभा का एमपी बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए, नो गवर्नमेंट सर्विस। और अगर आपके पास है तो आप नॉमिनेशन लेटर फाइल करने से पहले गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन करेंगे। मैंने बोला नॉमिनेशन लेटर फाइल करने से पहले, मतलब जो इंसान इलेक्शन में खड़े होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जाकर एक नॉमिनेशन लेटर फिल करना पड़ता है। और जब आप नॉमिनेशन लेटर फिल कर रहे होते हैं ना जिस तारीख को, तो माना जाता है कि उस डेट तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, आप तभी उसको भर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार दिमाग में आता है ना कि क्या एक एमपी प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पॉइंट नंबर 3 में वही लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट बन सकता है, मगर इफ सच अ मेंबर इज इलेक्टेड ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड दैट सीट। मगर अगर ऐसे किसी इंसान को चुना गया है जो एमपी है, तो ऐसे में यह माना जाता है कि सर वो अपनी एमपी की पोस्ट से पहले ही रिजाइन कर चुका है। मतलब दिमाग में ये लेके मत चलना, बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या सोचते हैं कि सर सपोज करो कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नॉमिनेशन लेटर फाइल किया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए और जीतने के बाद रिजाइन कर दिया। जीतने के बाद रिजाइन कर दिया क्योंकि हम लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या पता है हम हार जाए, और ऐसे में एमपी का भी पोस्ट हाथों से जाए, प्रेसिडेंट तो खैर हाथों से चला ही गया। तो बेटा आप बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं होता है। आपको नॉमिनेशन लेटर फाइल करने से पहले जहां जहां पर भी आपके पास गवर्नमेंट सर्विस है, आपको वहां से रिजाइन करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट के आने का वेट करोगे उसके बाद रिजाइन करोगे। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास एज इट इज रिटर्न है। अब सपोज करो एक ऐसा इंसान है जिसने नॉमिनेशन लेटर फाइल कर दिया है, मगर he has not resigned from his government service and now he has won the election। मगर जो ओथ है, मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट की ओथ है, ओथ अपना क्या कहते हैं, अपना उसको ओथ सेरेमनी में अटेंड या ओथ सेरेमनी में शामिल होने से पहले वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा है। अब जैसे उसने रिजाइन किया, ये खबर मीडिया में फैल गई कि यार इसके पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस तरीके के डाउट्स और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी डिस्प्यूट है, तो आपके पास सीधा सुप्रीम कोर्ट है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और ये पॉइंट नंबर 5 मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इलेक्शंस इंडिया में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड मॉनिटर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इतना मुश्किल प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने समझा, प्रोपोर्शनल सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बेटा ये पीआर सिस्टम समझ में आया? यस सर। तो इंडिया में क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा था? हाँ बिल्कुल है, नीलम संजीवा रेड्डी। ये अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, सॉरी अनअपोज्ड। अनअपोज्ड का मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था। जब ये खड़े हुए तब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था, तो सभी को पता था वोट पड़ेंगे तो अगर आप अकेले रेस को दौड़ोगे तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट आओगे। तो नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट अपने टिल नाउ जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। हालांकि 2 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो कि अपने प्रेसिडेंट के टेन्योर में ही मर गए हैं, मतलब जब वो प्रेसिडेंट थे तब उनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये फखरुद्दीन अली अहमद वही इंसान है जिसने इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी को पास किया था। इनके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी। अब आगे की बात करते हैं कि ऑफिस का टर्म क्या होता है प्रेसिडेंट के, आर्टिकल 56। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका में क्या डेट है? अमेरिका में प्रेसिडेंट का ऑफिस 4 सालों का होता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो अमेरिका में पहली बात तो आप 4 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं और आपके पास 4 सालों की टर्म 2 होती है मैक्सिमम। एक इंसान जो 2 बार 4 सालों के लिए प्रेसिडेंट बन गया, फिर वो अमेरिका का कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्या इंडिया में भी ऐसा फॉलो होता है? तो भाई इंडिया में पहली बात तो 4 साल के अगेंस्ट 5 साल का टेन्योर है। इंडिया में प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए बना जाता है।
और अगर बाय चांस 5 सालों के अंदर आपका मन कर रहा है रिजाइन करने का, तो वाइस प्रेसिडेंट को केवल एक लेटर लिखेंगे कि सर ऐसा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि मेरी हेल्थ वीक है, या हो सकता है आप कोई और रीजन बताएं। मगर अगर आप पूरे 5 साल करने के बाद रिटायर हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं चुना जाए, या अगर चुना जाएगा दोबारा तो बस एक बार और नहीं। हमारे प्रेसिडेंट एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आप जितनी बार चाहो उतनी बार इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। देयर इज नो मैक्सिमम टर्म फॉर विच अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स a same person can be elected as a president of our country। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल नंबर 60 में ओथ के बारे में जिक्र है, एंड ओथ हमारे प्रेसिडेंट को दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज को ही आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अगर बाय चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, ओथ नहीं दिला सकते हैं, तो इन हिज एब्सेंस द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको ओथ दिलानी पड़ती है। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सैलरी, पेंशन, ये सब कुछ डिटरमाइन ये सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक प्रेसिडेंट है, अब ऑफिस में बैठा है, तब तक आप उसकी पेंशन, उसकी प्रिविलेजेस, उसकी सैलरी, उसके एमोलमेंट्स कुछ भी कम नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनेगा एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कि सर प्रेसिडेंट की पोस्ट तो कभी खाली नहीं रहती, ऐसा भी है क्या? हाँ, प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहती। मतलब क्या? प्रेसिडेंट इंडिया में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो हम लोग उसकी पोस्ट को कभी खाली रहने देते ही नहीं। और अगर सपोज करो कि उसकी पोस्ट खाली हो भी गई है, तो हमारे इंडिया में अरेंजमेंट होता है कि मान लो प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है, और वो वेकेंट किसी भी रीजन से हो सकती है। हो सकता है प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, किसी भी तरीके से उसकी पोस्ट वेकेंट हो सकती है। तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल स्टेप इन। सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल स्टेप इन। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी की पूरी लेडर फॉलो होती है इंडिया में। सपोज करो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर वेकेंट है, तो ऐसे में आप उस पोस्ट को कभी भी वेकेंट रहने देते ही नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज। और सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं टोटल में। ऐसा तो है नहीं कि आप सभी को मार दोगे, कोई ना कोई तो बचेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर अगर पोस्ट प्रेसिडेंट की कभी भी खाली नहीं रहती, इसका मतलब कोई भी प्रेसिडेंट बिल पास क्यों करेगा जिस बिल में उसकी सैलरी, उसकी पेंशन कम होने वाली है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर पार्लियामेंट बिल पास करेगी तो वो बिल इंप्लीमेंट तभी हो पाएगा जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन। और सपोज करो बिल में लिखा हुआ है कि सर प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख से कम करके अब हम कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना। कुछ काम तो नहीं करता है वो, इसलिए फालतू में पैसे क्यों दे? तो ऐसे में प्रेसिडेंट तो वो बिल पास ही नहीं करेगा ना जिसमें आपकी सैलरी कम हो। तो कोई और तरीका नहीं है क्या सर जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट की सैलरी को कम कर सकते हैं? बिल्कुल। और वो तरीका है, यहां पर मैं एक्सेप्ट लिख रहा हूं क्योंकि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 360। और आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी। सपोज कीजिए कि इंडिया में या इंडिया की हालत फाइनेंशियली बहुत खराब है, हालांकि आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने की जरूरत पड़ी नहीं हम लोगों को, बट अगर बाई चांस पड़ जाती है तो फिर आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को कम कर सकते हैं। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक कहा जाता है कि ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी और किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप प्रेसिडेंट के खिलाफ शुरू नहीं कर सकते। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, ही कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड। मगर हाँ, सपोज करो कि अगर आपके पास बहुत पक्के प्रूफ है जो कि शो करता है कि हाँ यार प्रेसिडेंट वाज इन्वॉल्व, तो ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट यू विल हैव टू कैच हिम। मगर हाँ, मैंने बोला कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उसके खिलाफ शुरू नहीं कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द सिविल प्रोसीडिंग्स? सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, बट सिविल प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले भी आपको प्रेसिडेंट को 2 महीने का जो नोटिस है वो सर्व करना पड़ेगा। आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट को सर्व करना पड़ेगा, तब जाकर 61st डे में द सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम और हर। दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट इज जनरली इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 55, 54। हम लोगों ने वहां भी पढ़ा व्हाट इज पीआर, व्हाट इज एसटीवी। फिर हम लोगों ने उसकी टर्म ऑफ कंडीशन देखी। फिर हमने देखा कि इन केस द प्रेसिडेंट इज वैकेंट, तब उस टाइम पे क्या करना चाहिए। और हाँ, अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बनेगा कि सपोज करो कि सर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया है, तो ऐसे में क्या अब बचे हुए टेन्योर के लिए वो इंसान प्रेसिडेंट रहेगा? तो यार यहां पर ना आपके पास कुछ कंडीशन होती है। मैक्सिमम आपके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही रिप्लेसमेंट होती है। इस तरह की रिप्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। और यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट के री इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना जरूरी है। सर जैसे वाइस प्रेसिडेंट बन गया प्रेसिडेंट, तो उसको भी प्रेसिडेंट के ही सैलरीज वगैरह मिलेंगे? हाँ मैम, जो एक बार प्रेसिडेंट की कुर्सी में स्टेप इन हो गया तो आपको सारे पर्क्स, प्रिविलेजेस, एमोलमेंट सब आपको प्रेसिडेंट वाले मिले। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि बचे हुए टर्म्स के लिए जिंदगी भर के लिए आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये रिप्लेसमेंट केवल 6 महीने के लिए होगी मैक्सिमम, और 6 महीने के अंदर री इलेक्शंस करवाने जरूरी है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि आपने वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़कर प्रेसिडेंट में स्टेप इन किया तो आप जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट रहोगे। दिस इज नॉट द कंडीशन। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर सपोज करो मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊं? आर्टिकल 61 बताता है इंपीचमेंट के लिए। आर्टिकल 61 इज टॉकिंग अबाउट इंपीचमेंट। पहली बात तो इंपीचमेंट का मतलब ही क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का मतलब ही प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है, इसलिए आप ये वर्ड इंपीचमेंट और किसी पोस्ट के लिए यूज करते ही नहीं हो। इंपीचमेंट इज ओनली यूज फॉर प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हटाया भी केवल एक ही ग्राउंड पर जाता है, और वो ग्राउंड है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर इस इंसान ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना करी हो या कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार किया हो, ओनली अंडर दैट कंडीशन ही कैन बी रिमूव्ड। और जब उसको रिमूव करना होता है ना, उससे पहले भी, मतलब जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है रिमूवल का, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले भी 14 डेज का प्रायर नोटिस सर्व करना जरूरी होता है। तब जाकर 15th डे प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस शुरू होता है। सर कौन रिमूव करता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिमूव करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर एक बिल लेकर आते हैं आप लोग, और उस बिल का नाम ही इंपीचमेंट बिल होता है। उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पेश किया जाता है और दोनों हाउस उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं। 2/3 मेजोरिटी को आप स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है,
सर कोई एग्जाम्पल के साथ समझाइए, कितनी तरह की और मेजोरिटी होती है? कल हम लोगों ने सिंपल मेजोरिटी के बारे में पढ़ा था, आज स्पेशल मेजोरिटी देख लिया। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? ये 2/3 मेजोरिटी होता है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस जब तक स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास ना करे तब तक प्रेसिडेंट नहीं हटता है। और जैसे ही 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस इस बिल को पास करते हैं तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द डेट द रेजोल्यूशन इज पास्ड। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से प्रेसिडेंट रिमूव्ड मान लिया जाता है। और जब प्रेसिडेंट रिमूव होगा, ऑब्वियसली क्योंकि हम कभी पोस्ट को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को बुला लिया जाएगा कि सर अब आप आ जाओ, अब आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तब तक के लिए हम लोग री इलेक्शंस को कंडक्ट करवा लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में जो बिल पास होता है वो पार्लियामेंट पास करेगी ऑब्वियसली। तो पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग उस बिल पर वोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें इलेक्टेड एमपी वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं, और दिल्ली पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरी के एमएलए वोट करते हैं। तो चुनते समय तो आपने एमएलए को बुला लिया था, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के टाइम पर हमने राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को बाहर निकाल दिया था, मगर जब प्रेसिडेंट को हटाने की बारी आएगी तब यह प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है, जबकि nominated members of parliament, they do not participate in his election, but they will participate in the impeachment process. Nominated members जिन्होंने प्रेसिडेंट को चुनते समय वोट नहीं डाला था, वो प्रेसिडेंट को हटाते समय वोट डालेंगे। और दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर जिन्होंने प्रेसिडेंट को चुनते समय वोट डाला था, they will not vote or they are not having any role इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। मतलब एमएलए ने वोट डाला था चुनते समय, हटाते समय एमएलए नहीं डालेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ने वोट नहीं डाला था चुनते समय, हटाते समय नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे। तो दिस पॉइंट नंबर 7 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जहां तक इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात आती है। यहां तक बेटा सब कुछ साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है? यस सर। इसके साथ ये तो है इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारे प्रेसिडेंट का टोटल। उसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट की पावर्स की, जो आज कंप्लीट नहीं करूंगा मैं, पावर्स वाला टॉपिक अलग हो जाएगा, इसको करेंगे कल। फिलहाल यहां पर आर्टिकल 61 तक कवर कर लिया, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, 53 में लिखा हुआ है कि वो कौन है, वो एक इंडिया का डी जुरे हेड है, मतलब एक सिंबॉलिक हेड है, प्लस ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। प्लस आर्टिकल 54 इलेक्शन बताता है, आर्टिकल 55 बताता है कैसे इलेक्शन होगा। देन वी हैव ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, कौन रिजॉल्व करेगा, कौन सा प्रेसिडेंट अभी तक अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है, प्लस कौन कौन से प्रेसिडेंट अभी तक इनकी डेथ हुई है व्हेन मतलब जब वो इंडिया को सर्व कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, 58 में क्वालिफिकेशन है, 59 में कंडीशंस है, तो 60 में ओथ है। इसी के साथ 61 में हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस। हालांकि अभी ये स्पेशल मेजॉरिटी जो है इसको मैं कवर करूंगा अलग से कभी, मतलब पहले अगली क्लास में स्पेशल मेजॉरिटी को ही कवर करेंगे कि सर ये क्या होती है, उसके बाद मैं आपको पावर्स की तरफ लेके चलूंगा। थैंक यू बेटे।